सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो बीए 5th सेमेस्टर के हिस्ट्री के बच्चों के लिए। इसमें हम उनके पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन 5 यूनिट से वो सारे देखेंगे। तो सबसे पहले हम 5 यूनिटों को समझ लेते हैं, अपने सिलेबस को देख लेते हैं। हमारे 5 यूनिट में जो पहली यूनिट है ये 20वीं शताब्दी के ऊपर है, यानी हम आधुनिक इतिहास के बारे में जानने वाले हैं जो विश्व स्तर पर है। इसमें हम 20वीं शताब्दी की अवधारणाएँ समझेंगे, इसकी परिभाषाएँ समझेंगे, कैसे इसमें औद्योगिक विकास हुआ, इसमें पूंजीवाद का विकास हुआ और इन सब चीज़ों से समाज में आधुनिकता आई। तो इस पूरे चैप्टर में हमें आधुनिकता, पूंजीवाद और औद्योगिकीकरण की स्थिति को समझना है। अगला चैप्टर आपका यूरोप में विश्व में प्रथम विश्व युद्ध, यानी यूरोप की वजह से जैसे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रसंघ बना 1920 में, उसे देखेंगे। थर्ड चैप्टर आपका 1917 की क्रांति है, जो उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही हुआ, यानी रूस में एक साम्यवादी विचारधारा को लेकर क्रांति हुई और पूरी दुनिया में, पूरे विश्व स्तर पे इसके क्या प्रभाव पड़े। थर्ड यूनिट में हम इन पॉइंट को समझेंगे। फिर फांसीवाद और नाजीवाद, ये नारीवाद लिखा है लेकिन ये नाजीवाद है, यानी कि आपके फ्रांस, जर्मनी, इनमें एक अलग अलग विचारधाराओं का उद्गमन हुआ जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हुआ, जो 1939 से 1945 तक रही। और फाइनली 5th यूनिट में हम देखेंगे आधुनिकता, अधिकार और जनतंत्र, यानी कि पूरी दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन आया। जब उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद की समाप्ति हो रही थी तो लगभग सभी देश जो उपनिवेशवाद के शिकार थे वो सभी जनतंत्र की ओर आगे बढ़ने लगे, यानी लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ने लगे और सभी देशों में ऐसी ऐसी क्रांतियां चली। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट यूनिट देखते हैं जिसका नाम है 20वीं शताब्दी के अंदर उसकी अवधारणाएं के बारे में समझेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इसकी भूमिका समझेंगे, यानी पहले समझते हैं 20वीं शताब्दी होती क्या है। यानी 1900 ईस्वी से सन 2000 ईस्वी तक जो भी ये पूरा शतक रहा, 100 साल रहे, इसे हम कहते हैं 20वीं शताब्दी। अब इसको हम समझ क्यों रहे हैं? क्योंकि इस दौरान हमारे कई अवधारणाओं का, विचारधाराओं का और दुनिया में कई सारे परिवर्तन हुए। जैसे कि पहला पॉइंट हमने स्टार्टिंग में समझा, औद्योगिक विकास हुआ। इसके बाद हमने ये देखा कि औद्योगिक विकास से पूंजीवादी विचारधारा का विकास हुआ, यानी पूंजीवादी विकास हुआ। और इसके साथ साथ हमने एक देखा आधुनिकतावाद का जन्म हुआ, यानी दुनिया में लगभग सभी चीज़ें आधुनिक विचारधाराओं पर स्टैंड होने लग गई। और औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से शुरू हुई थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में औद्योगिकवाद की विचारधारा शुरू हो गई। और अब ये सब शुरू कैसे हुआ? तो इसकी शुरुआत के लिए कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि अचानक हुआ हो, ये अचानक नहीं हुआ, ये एक निरंतर विकास था। निरंतर विकास एक लंबे समय से चला आ रहा विकास था। जैसे कि 15वीं शताब्दी में एक विचारधारा बहुत ज्यादा विकसित थी जिसे हम कहते हैं सामंतवाद। तो आगे चल के सामंतवाद का पतन हो गया। इसके अलावा फ्रांस में क्रांति हुई, रूस में क्रांति हुई। इन क्रांतियों ने भी विश्व में आधुनिकता की ओर बढ़ने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए बहुत ज्यादा भूमिका निभाई। और आगे चल के इस वजह से पूंजीवाद विचारधारा आ गई और जिसकी वजह से विकास शुरू हुआ। तो पूरे 20वीं शताब्दी को आप विकास के नजरिए से देखते हो जिसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब आप समझोगे पूंजीवादी औद्योगिकीकरण, यानी आप इसमें देखोगे कि जब 20वीं शताब्दी आई तो लगभग विश्व में हर आयाम में पूंजी सम्मिलित हो गई। पूंजी सम्मिलित हो गई यानी पूंजीवादी विचारधारा सम्मिलित हो गई। बिना पूंजीवादी विचारधारा के कोई भी चीज़ सक्षम नहीं हो पाती थी, वो क्रियाशील नहीं हो पाती थी। इसी तरीके से जो उद्योग थे उनको भी जो आधार मिला वो पूंजी से मिला, और पूंजी से आधार मिलने का मतलब है पूंजीवादी विचारधारा। तो इसीलिए हमने ये वर्ड लिखा है पूंजीवादी औद्योगिकीकरण। जो औद्योगिकीकरण की विचारधारा हुई वो पूरे तरीके से पूंजीवादी विचारधारा से संबंधित थी और उसी पे आयाम पे आधारित थी। और इसके बाद विश्व में भी हमने देखा कि पूरी विश्व की जो विचारधारा थी या स्थिति थी पूंजीवादी नजरिए से। हम पूंजीवादी विश्व में देख रहे हैं तो पूंजीवादी नजरिए से 2 हिस्से में बट गई। एक तो विकसित देश जो पूंजीपतियों का देश है, जो पूंजीवादी विचारधारा को अमल कर रहा है, और एक विकासशील देश जो अभी कोशिश कर रहा है लेकिन अपने पूंजीवाद को या औद्योगिकीकरण को इतना ज़्यादा विकास स्तर पर नहीं ला पाया है। इसके बाद हम इसकी विशेषता, इसकी परिभाषा की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी विचारधारा क्या होती है या पूंजीवादी का मतलब आप क्या समझते हैं? तो पूंजीवादी विचारधारा अर्थव्यवस्था से संबंधित एक विचारधारा है। अर्थव्यवस्था से संबंधित एक ऐसी विचारधारा जिसमें जितना भी नियंत्रण है अर्थव्यवस्था में वो सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का हो या फिर उनके समूह का हो, लेकिन इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप या राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था, उत्पादन, क्रिया,
संसाधन, लगभग सभी चीज़ों का निर्णय जो है वो पूंजीपति करते हैं। तो ये विचारधारा भी कैसे हो जाएगी? पूंजीवादी विचारधारा। और जिस वजह से सारे निर्णय भी यही करेंगे और लगभग सारा लाभ भी पूंजीपतियों को ही होता है। इसमें समाज का बहुत ज़्यादा हित नहीं हो पाता है। इसीलिए हम देखेंगे जो विकासशील देश होते हैं, गरीब देश होते हैं, उसमें पूंजीवाद का हमेशा विरोध होता है। क्योंकि इससे क्या होता है, पूंजीपति तो अपना विकास कर लेते हैं लेकिन गरीब और पिछड़े लोग हरदम पिछड़े रह जाते हैं। तो आइए देखते हैं पूंजीवाद की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले विशेषता है निजी स्वामित्व, यानी कि आप इस बात को समझ ही गए, सरकार का कोई हस्तक्षेप है नहीं। तो इसमें निजी स्वामित्व होता है। किसका भाई? हम कह सकते हैं पूंजीपतियों का। पूंजीपतियों का निजी स्वामित्व होता है किस पर? उद्योग पर। और उद्योग के अलावा जितनी भी अर्थव्यवस्था है उस पर भी, क्योंकि उद्योग से संबंधित ही होती है अर्थव्यवस्था। इस उद्योग में क्या उत्पादन होगा, ठीक है, किसके लिए होगा, इस सभी का निर्णय जो है वो निजी स्वामित्व यानी कि पूंजीपति द्वारा लिया जाएगा। अब ये पूंजीपति जो उत्पादन कर रहा है, उद्योग में काम कर रहा है, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाभ है, किसी तरीके से लाभ कमाया जाए। ये सिर्फ मार्केट देखते हैं, यानी बाजार देखते हैं, और बाजार में देखते हैं किस वस्तु की सबसे ज़्यादा मांग है। जिस वस्तु की मांग होती है उसी वस्तु का उत्पादन होता है। इन्हें समाज हित से कोई मतलब नहीं होता। इसके अलावा कम से कम सैलरी देते हैं लोग, कम वेजेस, कम सैलरी, तनख्वाह। क्यों कम देते हैं? क्योंकि इनका उद्देश्य है लाभ। कम से कम सैलरी देके कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ये पूंजीवाद की दूसरी विशेषता थी। तीसरी विशेषता है इसमें पूंजीवाद प्रमुख आयाम होता है, यानी कि सभी पहलुओं में यानी उत्पादन के सभी पहलुओं में। हमारे उद्योग में कई कार्य होते हैं, जैसे कच्चा माल आ रहा है, उत्पादन हो रहा है, हम श्रमिक रख रहे हैं, हम बाजार तय कर रहे हैं, लेकिन इन सभी पहलुओं में ये पूंजीवाद विचारधारा के आधार पर चलते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ लाभ और अपना हित। जिस तरीके से पूंजीवादी विचारधारा में जो पूंजी लगाई गई है उसका जो रेवेन्यू है ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, तो वो उसी पे आधारित सारे कार्यों को करते हैं। फिर देखेंगे हम श्रमिक वस्तु। जब पूंजीवादी विचारधारा आ जाती है तो श्रमिक वस्तु हो जाती है। श्रमिक वस्तु किसकी? श्रमिक की। यानी कि यहाँ पे सिर्फ देखा जाएगा तो क्रय और विक्रय का कार्य होता है। क्रय और विक्रय क्यों? क्योंकि जो उद्योग है उसमें भी उत्पादन हो रहा है, वो बाजार में जाके क्या वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं। इसी तरीके से श्रमिक होता है, ये बहुसंख्यक होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो ये अपने श्रम का क्रय करते हैं। इनकी श्रम एक वस्तु के रूप में बेची और खरीदी जाती है, विक्रय करते हैं, बेची और खरीदी जाती है, जिसके बाद इन्हें भी लाभ मिलता है। तो वापस ये भी लाभ का पॉइंट आ गया, यानी ये भी पूंजीवाद को दर्शाता है कि श्रमिक भी पूंजीवाद के अंदर ही इंक्लूडेड है। कैसे? क्योंकि उसके लिए श्रम एक वस्तु है और वो भी उसका विक्रय और क्रय का काम कर रहा है, ठीक है, उससे उसको भी लाभ हो रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा बाजार की अनिवार्यता। यानी कि जब पूंजीवादी विचारधारा होगी तो इसमें बाजार की अनिवार्यता तो होगी, क्योंकि बाजार में जो उत्पादन है उसे बेचा जाता है और बाजार में आपको बहुत सारे क्या मिलते हैं? उपभोक्ता। और इन उपभोक्ता के आधार पर उत्पादन हुआ है और उस उत्पादन को उचित कीमत पर बाजार में बेचा जाता है, जिससे क्या कमाया जाएगा? पूंजीपतियों द्वारा लाभ। तो बाजार तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना उत्पादन हो रहा है जाएगा कहाँ, और उसकी कीमत तय कैसे होगी? तो बाजार की मांग के आधार पे होगी और बाजार पर डिपेंड करता है। फिर स्वामियों द्वारा अंतिम निर्णय, यानी भाई अभी तो बात पता चल गई पूंजीवादी विचारधारा है। जब पूंजीवादी विचारधारा है तो जिस पे पूंजी है उसी की तो चलेगी, जिसने पूंजी लगाया उसी की चलेगी। और स्वामी कौन है भाई? पूंजीपति है। तो सारे निर्णय, चाहे वो उत्पादन के हो, चाहे वो नियम हो, चाहे मजदूरों से संबंधित हो, कौन लेता है? स्वामी लेता है। लेकिन इसी संबंध में एक नया पॉइंट देखेंगे हम छठे पॉइंट में ही, ट्रेड यूनियन यानी मजदूरों का संघ। जब मजदूर इतनी बड़ी मात्रा में होते हैं तो आगे चल के मजदूरों के संघ की बात आई, यानी मजदूरों का संघ बनेगा जो मजदूरों की न्याय के लिए मांग करेगा और इनकी सुरक्षा के लिए मांग करेगा। किससे मांग करेगा? पूंजीपतियों से, जो मालिक हैं उस उद्योगों के, ताकि इनकी हितों को भी ध्यान में रखा जा सके। इसके बाद हमारा पॉइंट है श्रमिकों का शोषण, जो इतनी देर से पढ़ते पढ़ते आप भी समझ गए होंगे कि इस पूरे पूंजीवाद और औद्योगिकरण की विचारधारा में श्रमिकों का बहुत शोषण होता है। श्रमिकों का शोषण, उसके कई सारे कारण हैं। जैसे श्रमिकों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था,
जब औद्योगिकरण का विकास हो रहा था। आज तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। औद्योगिकरण का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा था। उस समय उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता था, ना ही इनकी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा जब पूंजीवाद विचारधारा में पूंजीपति था, वो वस्तु की कीमत के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लेता था और लाभ भी ज़्यादा से ज़्यादा कमाता था। लेकिन इनका जो वेतन था, ये सैलरी थी, वो बहुत ही कम थी, क्योंकि वो लाभ के अनुसार तय नहीं करता था, लाभ के बराबर तय नहीं करता था। वो तय करता था मिनिमम, यानी कम से कम जो सैलरी होती थी ना, वो सैलरी देता था। इसी वजह से बहुत ज़्यादा विद्रोह और शोषण होता था। और आपको पता होगा 12-12 घंटे काम करवाता था उनसे, क्योंकि उस समय वो शुरुआत हो रही थी, लोगों को रोजगार चाहिए था। रोजगार के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए, आज भी देखोगे तुम तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि अगर आपके रोजगार नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वही स्थिति उस समय भी थी। तो इसका फायदा पूंजीपति उठाते थे, ना सैलरी देना, ना सुरक्षा का ध्यान रखना, ना कोई अधिकार देना। इसीलिए ट्रेड यूनियन के बारे में हमने पिछले टॉपिक में समझा। जो ट्रेड यूनियन थी वो इस पे काम करती थी, इनकी मांगों के लिए काम करती थी। और ये पूरे तरीके से 1917 में जब रूस में क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति के बाद इनके अधिकारों की बात करी गई और विश्व में इनके अधिकारों के लिए कई सारी सूचियां बनी। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा, जो अगले क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, पूंजीवादी व्यवस्था की प्रगति और उसके कई सारे चरण प्रगति के। ठीक है, तो इसके हम चरण भी देखेंगे। 4 चरण है। तो हम पूंजीवादी प्रगति समझते हैं। तो पहले पूंजीवादी प्रगति क्या होती है। तो पूंजीवादी प्रगति एक ऐसी विचारधारा है, उद्योग लगे और आगे चल के पूंजी की आवश्यकता हुई, और जब पूंजी की आवश्यकता हुई तो निवेश की आवश्यकता हुई। निवेश के लिए कौन आगे आया, पूंजीपति। तो एक आयाम ये हो गया। इसके बाद हमने देखा लगभग उत्पादन के साथ साथ आविष्कार भी बहुत बड़े स्तर पे हुए। आविष्कार किसके, तकनीकों के, और तकनीक का प्रयोग फिर उद्योगों में हुआ और उत्पादन में हुआ। और इन्हीं सब चीजों की वजह से और ज्यादा पूंजीवादी विचारधारा का विकास हुआ। यानी जो पूंजीवादी प्रगति है वो उद्योगों की वजह से, निवेश की वजह से, आविष्कार की वजह से, तकनीक की वजह से और ज्यादा आगे आई, जिसकी वजह से हर आयाम में, लगभग विश्व के हर आयाम में हमें क्या देखने को मिला, पूंजीवादी विचारधारा। और धीरे धीरे आवश्यकता भी हो गई पूंजीवादी विचारधारा की, जिसकी वजह से हम कहते हैं पूंजीवादी प्रगति बहुत ज्यादा तेजी से हुई। तो हमें दिखने को मिली पूंजीवादी आवश्यकता, और पूंजीवादी आवश्यकता की वजह से हमें देखने को मिला पूंजीवादी प्रगति। तो इसके हम चरण देखते हैं एक एक करके, कैसे शुरू हुआ। ऐसा तो नहीं था ये 20वीं शताब्दी में ही शुरू हुआ होगा, इसकी नींव कहीं ना कहीं शुरू से ही डल रही थी। तो इसके हम कई सारे चरण देखेंगे। तो हम इसके चरणों में ये समझेंगे कि समय के अनुसार अलग अलग समय से लगभग 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक अलग अलग स्तर पर, विभिन्न स्तरों पर इसका विकास हुआ और विभिन्न चरणों में इसका विकास हुआ। तो उन चरणों को और स्तरों को हम समझते हैं। सबसे पहला चरण है 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का चरण, जिसमें वाणिज्यिक पूंजीवाद शुरू हुआ। यानी ये पूंजीवाद पूरे तरीके से वर्चस्वपूर्ण नहीं था, जैसा कि अब हो गया वर्चस्वपूर्ण, यानी कि हर जगह पूंजीवाद है। ये सिर्फ और सिर्फ वाणिज्यिक उद्देश्य से आया था, जिसका उद्देश्य था व्यापार करना। जैसा कि आपने देखा होगा भारत में भी व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, ब्रिटिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे। तो ये भी कोई ऐसा नहीं था कि पूंजीवादी वर्चस्वता चाहते थे, ये चाहते थे बस किसी तरीके से व्यापार हो। लेकिन धीरे धीरे उपनिवेशवाद भी हो गया, पूंजीवादी वर्चस्वता भी हो गया, और हर चीज के आयाम में पूंजीवाद को दिखना पड़ा, हर चीज में पूंजीवाद की आवश्यकता भी हो गई। तो पहले चरण में क्या देखेंगे हम, वाणिज्यिक पूंजीवाद, जिसकी शुरुआत हुई 15वीं से 18वीं शताब्दी तक, जिसका मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यापार था, जिसकी वजह से पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी कंपनियां विश्व के अलग अलग हिस्सों में व्यापार के लिए क्या करती थी, ट्रैवलिंग करती थी, पर्यटन के रूप में भी जाती थी और दूसरी जगह प्रवास भी करती थी, जिनका उद्देश्य व्यापार और लाभ था। लेकिन यही व्यापार और लाभ आगे चल के हो गया पूंजीवाद 20वीं शताब्दी में। शुरुआत में ये वाणिज्यिक रूप से शुरू हुआ। अगला पॉइंट देखेंगे द्वितीय चरण, यानी पूंजीवाद का पूर्ण विकास। पूंजीवाद का पूर्ण विकास तकनीक के विकास की वजह से हुआ। जब तकनीक का विकास हुआ, जिसकी वजह से कई सारे आविष्कार हुए, और आविष्कार की वजह से औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, उद्योग लगे, और इस उद्योग में पूंजी आई और पूंजीवाद का विकास हो गया। तो ये एक पूरे चक्र की तरह है कि पहले हमने कई सारे आविष्कार किए, तकनीक आई, जिसकी वजह से उद्योग लगने लग गए। अब उद्योग में क्या चाहिए भाई, पूंजी चाहिए। पूंजी का निवेश भी तो करना पड़ेगा, और निवेश करने वाला एक तरह से स्वामी हो जाएगा, और स्वामी की जो विचारधारा है पूंजीपति की विचारधारा, जिसकी वजह से पूंजीवादी का विकास हो गया, पूरे तरीके से विकास हो गया, और हर चीज में वर्चस्व हो गया पूंजीपतियों का। फिर पूंजी एक अधिकार में प्रतियोगिता, आगे चल के विश्व में कई गुट बने, और यूरोप में आप देखोगे तो अलग अलग विश्व में साम्राज्यवाद की होड़ आई। साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद, इसका मतलब क्या होता है आप समझ लो।
उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर जबरन नियंत्रण कर लेता है, आर्थिक राजनीतिक रूप से फिर उसका शोषण करता है। साम्राज्यवाद भी कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस स्थिति में वो राष्ट्र अपने साथ उस उपनिवेशक कंट्री को, यानी जिसको गुलाम बनाता है, उसको अपने राष्ट्र में ही मिला लेता है, उसका नामकरण भी कर देता है, उसे अपने भू क्षेत्र में ही मानने लगता है। तो ये दोनों ही स्थिति में क्या होता है, ये लोग अपना संसाधन लेते हैं, यहां से इनका शोषण करते हैं, इसके आधार पे अपना विकास करते हैं। अपना विकास कैसे? औद्योगिक विकास, उद्योग लगा के, जिसकी आवश्यकता की पूर्ति ये साम्राज्यवादी या उपनिवेश के आधार पर करते हैं। तो इस एक अधिकार में प्रतियोगिता हो गई। कैसे प्रतियोगिता हो गई? सबसे ज्यादा आप देखोगे ब्रिटेन ने गुलाम बना रखे थे, इसके अलावा डच, ब्रिटिश, फ्रांस, स्पेन, ये सारे देश पूरी दुनिया में अलग अलग देशों को गुलाम बनाने के लिए प्रतियोगिता में आ गए। देख रहे हो आप कैसा चल रहा है कि आप ये लोग प्रतियोगिता कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने विकास करने का, दूसरों को गुलाम बनाने का, क्योंकि इनको पता था अपने विकास का आधार, अपने पूंजीवाद या औद्योगिकरण का आधार जब भी पूरा हो पाएगा जब हम किसी अन्य देश को गुलाम बनाएंगे और वहां से संसाधनों की पूर्ति करेंगे, खनिज की पूर्ति करेंगे। तो तीसरे चरण में ये प्रतियोगिता विकसित हुई, तो इसकी वजह से पूंजीवाद और ज्यादा विकसित हो गया। और चौथा चरण था बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि आपने इसे MNC के रूप में सुना होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये फाइनल चरण माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? आप देखो अभी क्या करा था, बहुत सारी कंपनी देशों में गए वो लोग और उनके संसाधन लिए। अब इन्होंने क्या करा कि कोई भी एक राष्ट्र है, उसकी कंपनी है जो, उसको विश्व स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों में स्थापित किया। जब वो विभिन्न राष्ट्रों में स्थापित हो गया तो इस आधार पे विभिन्न राष्ट्रों से उसे लाभ भी प्राप्त हुआ। ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, जो एक से कई ज्यादा राष्ट्रों में हो, या मल्टीनेशनल कंपनीज कह लो इन्हें। और इसका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए। ऐसी स्थिति में फिर पूंजीवाद ही पूंजीवाद होगा। पूरी दुनिया में हर जगह पूंजीवाद का विकास हो जाएगा, क्योंकि जो देश इससे अछूता है, जिसमें ये इसका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं भी हुआ, वहाँ पे भी ये कंपनियां पहुँच जाएंगी और वहाँ पे भी पूंजीवाद का विकास होने लग जाएगा। तो ऐसे करके पूंजीवाद का अंतिम चरण आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई। और आज आप मल्टीनेशनल कंपनीज में देखोगे तो आपका पूरा जीवन भी उसमें संलग्न है। आप हर चीज़ जो करते हो मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड ही, उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड ही करते हो। तो ऐसे करके पूंजीवाद का फाइनल डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट हम समझेंगे आधुनिकतावाद। तो आधुनिकतावाद क्या है, जो हमारा अगला पॉइंट है, जिससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, आधुनिकतावाद क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसकी आलोचना क्या है। तो ये भी बहुत हद तक पूंजीवाद और औद्योगिकरण से ही संबंधित है। जब हर चीज तकनीकी तौर पे होने लग गई, तकनीक का आपका विकास हो गया और हम पिछड़ी विचारधारा से, पिछड़ी यानी कि पुरानी विचारधारा से, चाहे वो उत्पादन में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो संस्कृति में हो, से आगे निकल गए, यानी इसके ऑपोजिट हो गए, विलोम हो गए, इससे आगे आ गए, इसे पीछे छोड़ दिया हमने। तो इस स्थिति को हम कहते हैं आधुनिकीवाद, आधुनिकतावाद भी कह सकते हो। क्यों कहते हैं हम? क्योंकि हम जितनी भी पुरानी चीजें थी हम सब कुछ छोड़ के अब नए तरीके से चल रहे हैं, चाहे वो संस्कृति हो चाहे उत्पादन हो, नई तकनीक से चल रहा है। अब हम हर चीज तकनीक पे करते हैं और तकनीक के कई सारे आविष्कार हुए और इन आविष्कारों की वजह से इस युग को आधुनिकता का युग कहा जाने लग गया। अब इसकी क्या विशेषता है? तो हमारा पूरी सभ्यता किस पे आधारित है? उद्योगों पे, यानी कि सारा उत्पादन, जीवन, रोजगार। भाई रोजगार होगा तभी तो जीवन चलेगा, यहाँ तक कि शिक्षा भी। आज तो आप देखोगे शिक्षा एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है। तो ये सब औद्योगिक सभ्यता हो गई, हर चीज उद्योग पर आधारित है। फिर आगे चल के एक अच्छी चीज भी देखोगे आप, जनतंत्र का विकास। यानी जब 20वीं शताब्दी विकास कर रही थी अपना, तो साम्राज्यवाद धीरे धीरे खत्म होने लगा, लोग साम्राज्यवाद का विरोध करने लग गए। धीरे धीरे उपनिवेशवाद भी खत्म होने लगेगा। क्यों होने लगा? क्योंकि आप देखोगे धीरे धीरे बहुत सारी दुनिया में जितने भी गुलाम देश थे वो विरोध कर रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं। उसको देख के अन्य देश भी विरोध करना शुरू हो गए। जैसे भारत भी आप देखोगे तो 1947 में आज़ाद हुआ, ये भी 20वीं शताब्दी का दौर है। इसी दौरान चीन भी आज़ाद हुआ, ये भारत आज़ाद हो गया, चीन भी आज़ाद हुआ, आगे चल के और बहुत सारे राष्ट्र आज़ाद हुए। तो जनतंत्र का विकास हुआ। इन्होंने आगे चल के कौन सी पॉलिसी अपनाई? जनतंत्र, यानी कि लोकतंत्र। यानी इसमें एक अच्छी चीज़ ये आई कि लोगों की आवाज़ थोड़ी ऊपर आने लग गई राजनीतिक तौर पर। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अधिकारों का विकास। अब जब भाई आप देखोगे लोकतंत्र आएगा, राजनीतिक विकास होगा, तो संविधान बनेगा। और संविधान ना भी बने, भले ही बनेगा भी, और कई देशों में मान लो मौखिक संविधान है, लिखित संविधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अधिकार मिलेंगे लोगों को। अधिकार क्यों मिलेंगे? क्योंकि लोगों का तंत्र है। आप देखोगे इसका नाम क्या है? जनतंत्र। तो लोग उसके लिए मांग कर सकते हैं समय समय पे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण,
यानी हर चीज़ में जो दृष्टिकोण है वो रूढ़िवादी जो विचारधारा थी ना हमारी, पहले हम पिछले ही सोच को, पिछड़ी सोच को ही लेके चलते थे, वो हमने समाप्त कर दी और हर चीज़ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने लग गए, यानी नई तकनीक के आधार पे, चाहे वो हेल्थ में हो, यानी कि आप हेल्थ की बात कर लो या एजुकेशन की बात कर लो, आप देखोगे एजुकेशन की भी नई पॉलिसीज़ आ गई, नई तरीके से पढ़ने लग गए। इसके बाद धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि आप धर्मनिरपेक्षता समझ लो इसे। धर्म के आधार पे जो पहले कट्टरता थी वो समाप्त हो गई। कट्टरता का मतलब जो लोग धर्म को लेके पकड़े रहते थे कि हमारा धर्म है और सिर्फ धर्म से बाहर नहीं निकलना, लेकिन अब वो चीज़ समाप्त होकर धर्मनिरपेक्षता की ओर हम आगे बढ़ने लग गए, यानी धर्मों के बीच समान भावना, एक जैसी भावना, कोई भी भेदभाव ना होना। इसके बाद हम देखेंगे इस दौर में बहुत सारे आविष्कार हुए। आविष्कार के बारे में हम कई बार देख चुके हैं कई सारे पॉइंट्स में, लेकिन वो आविष्कार क्या हुए, जैसे रेलवे की शुरुआत हो गई, जहाज की शुरुआत हो गई, पेट्रोलियम की शुरुआत हो गई, प्रिंटिंग की शुरुआत हो गई। प्रिंटिंग से क्या हो गई, किताबें बनी, कई सारी किताबें छपी ना, ज्ञान फैला, एजुकेशन शिक्षा का विस्तार हुआ। रेलवे से, जहाज से क्या फ़ायदा होगा, इनसे पेट्रोलियम से उत्पादन में वृद्धि होगी और इससे बहुत ज़्यादा आसान मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, फ़ायदा होगा। इसके बाद संचार का विकास। संचार का विकास मतलब कि एक ऐसा माध्यम जो आपको आपकी विचारधाराओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाए। जैसे अभी हम YouTube पे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारे विचार आप तक पहुंच रहे हैं, तो ये भी एक संचार का माध्यम है। तो इसमें आप इंटरनेट कह सकते हो, ठीक है, टेलीफोन कह सकते हो। इसके अलावा आजकल कई सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आ गए, उसका विकास हो गया। तो ये सब किस में हुआ, 20वीं शताब्दी में विकास हुआ। टीवी था अपना, टीवी, रेडियो, ये सारे का विकास हुआ किस दौरान हुआ, 20वीं शताब्दी के दौरान हुआ। तो ये भी पूंजीवाद, औद्योगिकरण की वजह से ही हुआ, आधुनिकतावाद का युग। अगला नारीवाद। नारीवाद आप जानते हो, जब नारी के विकास के लिए बात करी जाए, यानी कि नारी के अधिकार के लिए बात करी जाए, उसके न्याय के लिए बात करी जाए, क्योंकि आप देखोगे एक लंबे समय से नारी के साथ क्या होता रहा है, अन्याय। लेकिन इस चीज़ के बारे में जब आवाज़ उठाई गई, उनको न्याय दिलाने की बात करी गई, कई सारे उनके लिए आंदोलन किए गए, तो इसे क्या कहा गया, नारीवाद। ये सारा ही प्रोसेस 20वीं शताब्दी में हुआ। फिर बुद्धिजीवी वर्ग का उदय, यानी कि शिक्षक वर्ग भी कह लो या शिक्षित वर्ग भी कह लो, जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के प्रति जागरूक हो गए, लेकिन शिक्षा के लिए आगे बढ़ने लग गए। अब इसकी आलोचना की बात करते हैं, तो इसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी लोग करते हैं। आधुनिकता का बहुत सारा आलोचना ये है कि अध्यात्म समाप्त हो गया। अध्यात्म आप समझते होगे, स्पिरिचुअलिटी सुना होगा आपने, यानी धार्मिक विचारधारा जो थी, जिसके आधार पर लोग जीवन यापन करते थे। आज आप देखोगे आपकी जीवन शैली बहुत खराब हो गई है। कहीं ना कहीं आपको भी खुद लगता होगा कि जो पुरानी विचारधारा थी, जो पुराने लोग थे, धर्म के आधार पर जीवन था, वो बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण था। तो वो अब समाप्त हो चुका है। भागदौड़ भरी जिंदगी है, हरदम फ़ोन में लगे रहना है भाई, हरदम बिजनेस के लिए सोचना है, डेवलपमेंट और मनी के लिए भाई, प्रॉफिट के लिए, पूंजी के लिए सोचना है। तो ये चीज़ पूरे तरीके से समाप्त हो गई है। फिर समाज और संस्कृति में बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कैसे पड़ा है भाई, पश्चिमी संस्कृति का विकास हो गया। पश्चिमी संस्कृति यानी आप वेस्टर्न कल्चर सुना होगा आपने, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी संस्कृति, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो भाषा हो, सबको इंग्लिश बोलनी है। भोजन भी भाई आपको मैकडोनल्ड में जाके खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, पेप्सी पीनी है, और वस्त्र भी फैशन वाले पहनने हैं, वेस्टर्न कल्चर के पहनने हैं। तो ये आलोचना करी जाती है। इसके बाद देखोगे आर्थिक आलोचना। आर्थिक आलोचना में सबसे बड़ा आलोचना ये करते हैं हम कि इसमें भाई बहुत ज़्यादा भिन्नता आई है। ये जैसे कहते हैं ना, गरीब और अमीर के बीच खाई पैदा हो गई है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसके अलावा जो ज़्यादातर लाभ है वो सिर्फ पूंजीपतियों को मिल रहा है। जैसा कि हम अब कब से समझ रहे हैं, पूंजीपति इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास पूंजी है, तो पूंजी के रिटर्न में उन्हें रेवेन्यू मिलेगा और रेवेन्यू से वो और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ गरीब, तो उस गरीब के बेचारे की हालत और ख़राब हो रही है, क्योंकि उसकी सैलरी भी, यानी जो उसका वेतन है वो और ज़्यादा कम हो रहा है। वेतन कम होने का कारण है मशीन और तकनीक। अब तकनीक और मशीन से ये होता है कि जो मजदूर का काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों द्वारा ही हो जाता है। तो इस स्थिति में मजदूरों को कम पैसा दिया जाता है, तो और ज़्यादा नुकसान हो रहा है उनका। राजनीतिक स्थिति में देखोगे आप, हमने देखा था अभी MNC यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनका बहुत ज़्यादा दबदबा हो रहा है। राज्य सरकार निर्णय लेने में असक्षम हो गई है। कैसे सक्षम हो गई है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी से सम्मिलित है, उनसे संबंधित है और सारा जीवन उन्हीं पर निर्भर हो गया है। तो राज्य इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं रही और ज़्यादातर शक्तियाँ, धन अभी किसके हाथ में है, बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथ में। और राज्य ऐसा कोई नियम भी नहीं बना सकते जिनसे उनको इफेक्ट हो, क्योंकि राज्य की खुद की मजबूरी है। राज्य चाहता है ना कि बाहर से कंपनियां आए, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। तो राज्य असक्षम है न्याय करने में, निर्णय करने में, और ऐसे में ये कंपनियां बहुत ज़्यादा क्या उठा रही है यहाँ से, लाभ।
तो ये हमारा आधुनिकता का युग, जिसमें बहुत ज़्यादा कमियां देखने को मिलती हैं हमें। और एक पॉइंट लास्ट आपका ये है समकालीन युग, इसके बाद आपकी पहली यूनिट पूरी खत्म हो जाएगी। ये समकालीन युग कह रहे हैं 20वीं शताब्दी को। 20वीं शताब्दी का युग कैसा युग था, इसमें क्या क्या प्रमुख परिवर्तन हुए, क्या क्या मेन चीज़ें थी, या ये पूरा 20वीं शताब्दी का युग किन किन चीज़ों के लिए पहचाना जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो आपके सिलेबस में भी है, 1914 से 1918 तक ये हुआ, जो बहुत ज़्यादा निर्णायक था। इसके बाद रूस की क्रांति, 1917 में रूस की क्रांति हुई, जो साम्यवादी विचारधारा को लेके थी। और इसके अलावा मजदूर संघ, यानी मजदूरों के विकास के लिए थी, तो ये बहुत सकारात्मक प्रभाव डाला इसने। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखोगे, फिर ये नकारात्मकता वाली हो गई 1939 से 1945 तक, जिसमें आप देखोगे कि परमाणु बम भी गिराया गया जापान पे। फिर शीत युद्ध, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 से 1991 तक, ये तो लगभग पूरे के पूरे आधी शताब्दी में यही चलता रहा शीत युद्ध, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहा था। तो ये तो बहुत बड़ा पहचान है हमारी 20वीं शताब्दी का। और लोकतंत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, क्योंकि उपनिवेशवाद हो गया था खत्म, और ख़त्म पूरे तरीके से ना हुआ हो, लेकिन ख़त्म होने की कगार पे था। और सब किसकी तरफ बढ़ रहे थे, लोकतंत्र की तरफ, यानी सबको चाहिए था हमारे देश में चुनाव हो और हमारी बातों को सुना जाए। और राष्ट्रों की गुटबंदी, यानी कि जैसा कि शीत युद्ध के दौरान हो रहा था, पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट, गुट निरपेक्षता भी एक संगठन था। भले ही इसका नाम गुट निरपेक्षता है, क्योंकि ये किसी में नहीं जुड़ना चाहता था, ना ही पश्चिमी ध्रुव में यानी अमेरिका की तरफ, ना ही पूर्वी ध्रुव में, लेकिन ये भी तो एक गुट था जिसका नाम गुट निरपेक्षता था। इसके अलावा यूरोपीय संघ, ये भी 20वीं शताब्दी में बना। इसके अलावा आप देखोगे आसियान, ये भी 20वीं शताब्दी में ही बना। तो ऐसे बहुत सारे गुट, पूरे दुनिया में बहुत सारे गुट बनने लगे 20वीं शताब्दी में, जिसके लिए 20वीं शताब्दी अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। क्या हुआ 20वीं शताब्दी में, युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, रूस की क्रांति हो गई, शीत युद्ध हुआ, पूरी दुनिया में लोकतंत्र की बहाली हुई, राष्ट्रों की गुटबंदी हुई। और इसके अलावा पिछले पॉइंट्स आप स्वयं डाल लो कि पूंजीवाद का विकास हुआ, औद्योगिकरण आया, कई सारे आविष्कार हुए, तकनीक का विकास हुआ। तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर समझ आया, और इसके बाद इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद अगली वीडियो हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं जल्द से जल्द। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।